अविष्का का अपार्टमेंट। सुबह 11 बजे क्लाउड किचन जाने के लिए अविष्का रेडी हो रही थी कि तभी उसके फोन की रिंग बजी। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल उठाया। हेलो अभी, प्लीज मेरी मदद कर दे अभी। दूसरी तरफ से किसी के बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आई। अविष्का तुरंत वो आवाज पहचान गई। अमाया, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? अमाया हिचकियां लेते हुए बोली, अभी मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई हूँ। विराट ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास एक पैसा नहीं है। और और तुझे तो पता ही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ अभी। मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। मुझे पता चला कि तूने एक नया क्लाउड किचन खोला है। प्लीज मुझे वहाँ कोई भी काम दे दे। अब इसका थोड़ा हैरान थी। अमाया, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी बनाना नहीं आता। और क्लाउड किचन के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? मैं साफ सफाई कर दूंगी अभी। मैं पैकिंग कर लूंगी। अगर तू कहेगी तो मैं डिलीवरी भी कर आऊंगी। मुझे स्कूटी चलानी आती है। अमाया एकदम गिड़गिड़ा रही थी। तो मुझे दूसरों से कम पैसे दे देना, लेकिन मुझे प्रेगनेंसी में दवाइयाँ और हेल्थ सप्लीमेंट लेने हैं। मैं किसी से उधार नहीं मांगना चाहती। इंसानियत के नाते मेरी मदद कर दे अभी, वरना मैं और मेरा बच्चा सड़क पर आ जाएंगे। अमाया की ये बातें सुनकर अविष्का का दिल पसीज गया। जो लड़की एक वक्त पर इतनी घमंडी थी, आज वो अपनी दवाइयों के लिए साफ सफाई करने को तैयार थी। अविष्का ने एक गहरी सांस ली। ठीक है अमाया, तू रोना बंद कर और सीधे किचन वाले एड्रेस पर आ जा। मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। अविष्का ने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कॉल तो डिस्कनेक्ट कर दी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम अचानक से अमाया को उसकी मदद की कैसे जरूरत पड़ गई। और इस तरह से सीधा पैसों की जरूरत क्या? क्या सच में उसके और विराट के बीच अब कुछ भी नहीं बचा है? और विराट तो अविष्का की नज़र में वैसे भी एक नंबर का कमीना था। इसलिए उसे लग रहा था कि जरूर विराट ने ही उसे जानबूझकर छोड़ दिया होगा, जिससे कि उसे अमाया और उसके होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। वह काफी दुविधा में थी, लेकिन अब तो उसने अमाया को बुला लिया था, इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और वह भी कहीं ना कहीं अच्छे इंसान होने के नाते अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदद करना चाहती थी। भले ही वह उसे एक बार धोखा दे चुकी थी, लेकिन फिर भी वह उसे एक मौका देना चाहती थी। क्लाउड किचन दोपहर 12:30 बजे किचन पहुंचकर आविष्का ने सारी बात कीर्ति को बताई। बात सुनते ही कीर्ति का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तू पागल हो गई है अभी। जिस लड़की ने तुझे धोखा दिया, तेरी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की, तू उसे अपने इस नए बिजनेस में घुसा रही है। जहां तक मैं उसे जानती हूँ, वो भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है, कीर्ति ने गुस्से में कहा। अविष्का ने कीर्ति का हाथ पकड़ा। दीदी, मैं जानती हूँ उसने बहुत गलत किया, लेकिन उसे उसकी सजा मिल गई है। वो प्रेग्नेंट है और विराट ने उसे भी छोड़ दिया है। वो दोनों अब अलग हैं। एक अकेली प्रेग्नेंट लड़की इस तरह दर दर भटक रही है। मैं इंसानियत के नाते उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। फोन कॉल पर वह खुद रो रो कर मदद मांग रही थी। कीर्ति ने अपना सिर पकड़ लिया। ठीक है, अभी तेरी मर्जी। आखिर में वो तेरी बेस्ट फ्रेंड थी और ये तेरा ही किचन है। मैं बस तुझे सलाह दे रही थी, लेकिन बाद में ऐसा कुछ भी गड़बड़ हो तो ये मत बोलना कि मैंने पहले ही वार्निंग नहीं दी थी। मैं तो अभी यही कहूंगी कि मुझे उस लड़की पर 0% ट्रस्ट है। उन दोनों के बीच बात चल रही थी, तभी कांच का दरवाजा खुला और कुणाल अंदर आया। उसने एक कैजुअल सी टी शर्ट पहनी थी और हमेशा की तरह कूल लग रहा था। गुड मॉर्निंग भाभी। कुणाल ने सीधे अविष्का के पास आकर एक बड़ी सी स्माइल के साथ विश किया। उसने कीर्ति की तरफ देखा तक नहीं, जैसे वो वहां है ही नहीं। कीर्ति को कुणाल का ये इग्नोर करना बहुत अजीब और बुरा लग रहा था। अविष्का ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग कुणाल। मैं जरा अंदर जाकर सेब से मिलती हूँ, तुम यहीं बैठो। अविष्का किचन के अंदर चली गई। कुणाल चुपचाप काउंटर पर रखी एक मैगजीन देखने लगा। कीर्ति ने झिझकते हुए उसके पास कदम बढ़ाए। कुणाल, कीर्ति ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है तुम मुझसे कल वाली बात को लेकर नाराज हो। मेरा सच में वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। कुणाल ने मैगजीन बंद की और एक बहुत ही ठंडी और सीरियस नजर से कीर्ति को देखा। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है कीर्ति। आपने वही कहा जो आप मेरे बारे में सोचती हैं। और अगर मैं आपके लिए सिर्फ एक नासमझ बच्चा ही हूँ, तो फिर मुझसे बात करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? कुणाल का यह रूखापन कीर्ति को अंदर तक चुभ गया।
कुणाल बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गया और कीर्ति बस उसे जाते हुए देखती रह गई। थोड़ी देर बाद अमाया वहां आ गई। उसके कपड़े एकदम नॉर्मल थे और उसका चेहरा उतरा हुआ था। अविष्का ने उसे देखा तो उसे सच में दया आ गई। अमाया, तू प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं तुझसे कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं कराऊंगी, और खाना बनाना तो तुझे वैसे भी नहीं आता है। अविष्का ने उसे एक कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, आज से तू सिर्फ ऑर्डर्स लेने और स्लिप बनाने का काम करेगी। तुझे बस सिस्टम पर ऑर्डर्स रिसीव करने हैं और किचन में सेब को पास करने हैं, ठीक है? अमाया ने रोते हुए अविष्का के हाथ पकड़ लिए। थैंक यू अभी, यार तू बहुत अच्छी है। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कीर्ति दूर से ये सब देख रही थी और उसका दिमाग अभी भी इस फैसले को सही नहीं मान रहा था। अविष्का को उसने पहले ही वार्न कर दिया था और अमाया वाले टॉपिक को लेकर उन दोनों के बीच अच्छी खासी बहस भी हो चुकी थी। लेकिन अभी सबके सामने कीर्ति कुछ भी कहना नहीं चाहती थी, इसलिए गहरी सांस लेते हुए वह भी अपने काम में लग गई। दूसरी तरफ कुणाल आज भी हेल्प करने के लिए आया था, लेकिन आज वह सिर्फ अविष्का से ही बात कर रहा था और काम के लिए पूछ रहा था। कीर्ति से उसने कुछ भी नहीं पूछा और उसकी तरफ देखा तक नहीं। कुणाल का इग्नोर करना कीर्ति को कहीं ना कहीं बहुत चुभ रहा था, लेकिन वह इस बारे में भी कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए चुपचाप वो बस काम करते हुए अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। क्लाउड किचन। 3 हफ्ते बाद सुबह 11:30 बजे। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। क्लाउड किचन को शुरू हुए लगभग 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका था। इन 3 हफ्तों में किचन के अंदर का माहौल काफी बदल गया था। अमाया पूरी तरह से वहां सेटल हो चुकी थी। अविष्का ने उसे किचन के बाहर रिसेप्शन वाले एरिया में एक छोटा सा केबिन का सेटअप करा दिया था, जहां से वो सिस्टम पर आने वाले सारे ऑर्डर्स रिसीव करती थी और स्लिप्स निकालकर अंदर सेब को पास करती थी। आविष्का ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि प्रेग्नेंट होने की वजह से अमाया को कोई भारी भरकम काम ना करना पड़े। वो हर थोड़े दिन में अमाया के लिए जूस, फ्रूट्स और उसकी दवाइयों का भी ख्याल रखती थी। अमाया भी आविष्का के सामने खुद को दुनिया की सबसे बेचारी और लाचार लड़की दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वो हर छोटी बात पर आविष्का को थैंक्स बोलती और दिखावा करती कि वो इस काम के लिए कितनी मेहनत कर रही है। लेकिन इन सबके बीच एक इंसान था जिसकी आंखों में अमाया के लिए अभी भी वही पुराना शक और नफरत थी। कीर्ति। कीर्ति काउंटर के पास खड़ी पार्सल पैक करवा रही थी और उसकी नजर बार बार कांच के उस पार बैठी अमाया पर जा रही थी। अमाया किसी से फोन पर बात करते हुए बहुत अजीब सी स्माइल दे रही थी, लेकिन जैसे ही उसने कीर्ति को अपनी तरफ घूरते हुए देखा, उसने तुरंत अपनी स्माइल गायब कर ली और वापस सिस्टम पर ऐसे काम करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभी कीर्ति ने अविष्का को आवाज दी, जो किचन से बाहर आ रही थी। हाँ दीदी, बोलो ना, क्या हुआ? आविष्का ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए पूछा। कीर्ति ने आविष्का का हाथ पकड़ा और उसे थोड़ा साइड में ले जाकर बहुत ही धीमी आवाज में बोली, अभी तू मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मुझे यह माया लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। मैं पिछले 3 हफ्तों से इसे नोटिस कर रही हूँ। ये तेरे सामने तो बहुत भोली बनती है, लेकिन इसके काम करने का तरीका और इसके हाव भाव मुझे अजीब लगते हैं। मुझे अभी भी लगता है कि इसे यहाँ रखना हमारी सबसे बड़ी गलती है। अविष्का ने एक गहरी सांस ली। दीदी, आप बेवजह शक कर रही हो। आपने देखा नहीं वो कितनी मेहनत से अपना काम कर रही है, और सबसे बड़ी बात, वो प्रेग्नेंट है। इस हालत में वो हमारे साथ क्या ही धोखाधड़ी करेगी। आप बस उस पुरानी बात को लेकर उसे जज कर रही हो। इंसान को बदलने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना। तुझे जो समझना है समझ अभी, लेकिन मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि ये लड़की हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती लेकर आने वाली है। बस भगवान करे कि मेरा ये ऐसा गलत ही हो। कीर्ति ने मुंह बनाते हुए कहा और वापस अपने काम में लग गई। लेकिन कीर्ति का दिमाग सिर्फ अमाया की वजह से खराब नहीं था। उसकी इस चिड़चिड़ाहट की एक और बहुत बड़ी वजह थी। कुणाल पिछले 3 हफ्तों में कुणाल बहुत ही कम यहाँ आया था और पिछले 3-4 दिन हो चुके थे और कुणाल ने क्लाउड किचन का रास्ता तक नहीं देखा था। जो कुणाल पहले हर दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर किचन में आ जाता था, जो हर वक्त कीर्ति के आसपास मंडराता रहता था और अपनी फ्लर्टी बातों से उसे इरिटेट करता था, वो कुणाल अचानक से एकदम गायब हो गया था। कीर्ति बार बार अपना फोन चेक कर रही थी। उसने कुणाल का नंबर डायल किया।
फोन में रिंग जा रही थी लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। ये लड़का भी ना, पता नहीं खुद को क्या समझता है, कीर्ति ने मन ही मन खुद से कहा। ठीक है, मैंने उसे छोटा बच्चा बोल दिया तो क्या वो इतना सीरियस ले लेगा? कम से कम एक बार तो बात कर सकता है ना। क्या सच में मेरी बात उसे इतनी बुरी लग गई थी? कीर्ति को अब अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी फील हो रही थी। उसे कुणाल की वो खाली कुर्सी, उसका वो मजाकिया अंदाज, और सबसे बढ़कर कीर्ति के लिए उसकी वो केयरिंग साइड बहुत मिस हो रही थी। कीर्ति ने एक मैसेज टाइप किया, कुणाल तुम 3 दिन से कहाँ हो, सब ठीक है ना? लेकिन फिर उसने वो मैसेज सेंड करने से पहले ही डिलीट कर दिया। उसका ईगो उसे ये मैसेज भेजने से रोक रहा था। क्लाउड किचन, दोपहर 1:30 बजे। अभी कीर्ति अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक से किचन का लैंडलाइन फोन बहुत जोर जोर से बजने लगा। कीर्ति ने अपना ध्यान भटकाया और जाकर फोन उठाया। हेलो, आविष्कार, क्लाउड किचन। कीर्ति ने एक नॉर्मल टोन में कहा। क्या बकवास किचन खोल रखा है तुम लोगों ने? दूसरी तरफ से एक आदमी की बहुत ही गुस्से भरी आवाज आई। मैंने अपनी फैमिली के लिए 4 पनीर बटर मसाला ऑर्डर किए थे और तुमने क्या भेजा है? चिकन करी? मेरे घर में आज पूजा है और तुमने मेरे पूरे घर का धर्म भ्रष्ट कर दिया। मैं कंज्यूमर कोर्ट में तुम लोगों की कंप्लेंट करूंगा। कीर्ति एकदम घबरा गई। सर आई एम सो सॉरी। शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मैं अभी चेक करती हूँ, मुझे कोई बकवास नहीं सुननी। अपना ये सड़ा हुआ खाना वापस मंगाओ यहाँ से। उस आदमी ने जोर से फोन काट दिया। कीर्ति अभी इस कॉल से शौक से बाहर आ भी नहीं पाई थी कि अविष्का का मोबाइल बजने लगा। अविष्का ने जैसे ही फोन कान पर लगाया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या, खाने में कॉकरोच? मैम आप क्या कह रही हैं? ये इम्पॉसिबल है। हमारा किचन पूरी तरह से हाइजीनिक है। हेलो हेलो मैम। अविष्का ने फोन स्क्रीन की तरफ देखा। सामने वाले ने फोन कट कर दिया था। क्या हुआ अभी? किसका फोन था? कीर्ति ने पास आकर फिक्र से पूछा। अविष्का की आंखों में आंसू आ गए थे। दीदी, एक लेडी का फोन था। वो बहुत गालियां दे रही थी। कह रही थी कि हमने जो फ्राइड राइस भेजे हैं उसमें मरा हुआ कॉकरोच निकला है। उसने उसकी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर भी डाल दी है। वाट? कीर्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या बोल रही है तू? हमारे किचन में दिन में 3 बार सफाई होती है और अभी मुझे भी एक कॉल आया था, किसी के वेज ऑर्डर की जगह नॉन वेज डिलीवर हो गया है। तभी बाहर से 3 डिलीवरी बॉयज वापस किचन में आए। उनके हाथों में पार्सल थे और उनके चेहरे पर बहुत गुस्सा था। मैडम जी, ये अपना खाना पकड़ो, एक डिलीवरी बॉय ने पार्सल काउंटर पर रखते हुए कहा। हम लोग ये डिलीवरी नहीं कर सकते। कस्टमर ने पार्सल देखते ही हमारे मुंह पर दे मारा। पैकिंग पूरी तरह से खुली हुई थी और अंदर का सारा तेल और ग्रेवी बाहर पन्नी में बह रहा था। उन्होंने मुझे भी गालियां दी। हम इस किचन का ऑर्डर नहीं उठाएंगे अब से। ये सुनते ही अब इसका धम से कुर्सी पर बैठ गई। ये सब क्या हो रहा था? एक साथ इतनी सारी कंप्लेंट्स! पिछले 1 महीने में तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। कीर्ति का दिमाग तेजी से घूमा और उसकी नजर सीधा माया पर गई, जो अपने केबिन में बैठी बहुत आराम से अपने नेल्स देख रही थी। कीर्ति तेज कदमों से अमाया के पास गई और उसके टेबल पर जोर से हाथ मारा। ये सब क्या है अमाया? ये ऑर्डर्स में इतनी गड़बड़ी कैसे हो रही है? तू स्लिप्स में क्या छाप कर अंदर भेज रही है? कीर्ति गुस्से से चिल्लाई। अमाया एकदम से घबराकर खड़ी हो गई और उसने अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। दीदी, मैंने क्या किया? मैं तो वही प्रिंट कर रही हूँ जो मुझे ऐप पर दिख रहा है। आप खुद सिस्टम चेक कर लो। अगर कोई नॉन वेज मांग रहा है तो मैं स्लिप में भी वही लिख रही हूँ। अब सेफ अंदर क्या बना रहे हैं या डिलीवरी बॉय रास्ते में पार्सल के साथ क्या कर रहे हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? अमाया ने बहुत सफाई से सारा इल्जाम सेफ और डिलीवरी बॉय पर डाल दिया था। अब इसका भी कीर्ति के पास आ गई। दीदी, अमाया सही कह रही है। वो तो सिर्फ स्लिप्स प्रिंट कर रही है। जरूर अंदर सेफ से कोई गलती हुई या फिर फूड ऐप के सर्वर में कोई प्रॉब्लम है। आविष्कार ने अमाया का साइड लेते हुए कहा। तू पागल हो गई अभी? तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा? जब से ये लड़की यहाँ आई है, कीर्ति अपनी बात पूरी करवाती उससे पहले ही अविष्का के लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन टोन बजी। अविष्का ने जल्दी से अपना लैपटॉप खोला और फूड डिलीवरी ऐप का डैशबोर्ड चेक किया। डैशबोर्ड देखते ही अविष्का की सांसें अटक गईं। दीदी, अविष्का की आवाज कांप रही थी। हमारी रेटिंग्स हमारी रेटिंग्स जो कल तक 4.9 थी, वो अब गिरकर 2.5 पर आ गई है।
लोग हमारी वेबसाइट पर भर भर के गंदे रिव्यूज डाल रहे हैं। कोई लिख रहा है कि खाने में इतना नमक था कि बीपी बढ़ जाए। कोई क्वालिटी को थर्ड क्लास बता रहा है। कीर्ति ने भी स्क्रीन की तरफ देखा और उसका भी सिर चकरा गया। उनका सुपरहिट क्लाउड किचन सिर्फ एक दिन के अंदर ही बर्बादी की तरफ जा रहा था। कस्टमर्स के रिव्यूज पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके खाने में जहर मिला दिया हो। तभी लैपटॉप स्क्रीन पर एक और पॉपअप हुआ। यह एक ईमेल था। ईमेल का सब्जेक्ट लाइन लाल रंग से हाईलाइट हो रहा था। आविष्का ने कांपते हुए हाथों से माउस का कर्सर उस ईमेल पर क्लिक किया। जैसे ही ईमेल ओपन हुआ और आविष्का ने उसे पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। क्या हुआ अभी? ये किसका ईमेल है? तू ऐसे रो क्यों रही है? कीर्ति ने आविष्का के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। आविष्का ने लैपटॉप की स्क्रीन कीर्ति की तरफ घुमा दी। दीदी, सब खत्म हो गया। हमारी सारी मेहनत, रुआन का वो प्रॉमिस, सब बर्बाद हो गया। कीर्ति ने स्क्रीन पर पढ़ना शुरू किया। वो कोई नॉर्मल कस्टमर कंप्लेंट नहीं थी। वो फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का ऑफिशियल लीगल नोटिस था। नोटिस में साफ साफ लिखा था कि हमारे डिपार्टमेंट को आपके एबीआर क्लाउड किचन के खिलाफ कई सीरियस कंप्लेंट्स मिली हैं। खाने में कीड़े मिलना और नॉन हाइजीनिक फूड सर्व करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। हम आपको अगले 48 घंटे का नोटिस पीरियड दे रहे हैं। अगर आपने इस दौरान अपनी क्वालिटी का प्रॉपर क्लेरिफिकेशन और सबूत नहीं दिया तो आपका फूड लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका किचन सील कर दिया जाएगा। कीर्ति के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वो बस ब्लैंक होकर उस स्क्रीन को देखती रह गई। 48 घंटे, सिर्फ 2 दिन में उनका यह पूरा किचन सील होने वाला था। अब इसका खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने रोहान का भरोसा तोड़ दिया दीदी। वो डैड के पास मेंशन में है और यहाँ मैंने उसका पूरा सपना मिट्टी में मिला दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ। मैंने हमेशा हर चीज की इतनी बारीकी से चेकिंग की है, फिर ये कॉकरोच और नमक की गड़बड़ी, ये सब कैसे हो सकता है? किचन के सारे वर्कर्स काम छोड़कर बाहर आ गए थे। सबके चेहरों पर डर था कि उनकी नौकरी जाने वाली है। अमाया भी बाहर आई और अभिष्का के पास बैठकर उसे झूठा दिलासा देने लगी। रो मत अभी, भगवान सब ठीक कर देगा। हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। अमाया ने अभिष्का के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन उस पल अमाया की आंखों में एक बहुत ही शैतानी और कमीनी स्माइल थी जो किसी ने नहीं देखी। उसका और विराट का प्लान एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा था। अभिष्का के दिमाग में सिर्फ रूहान का चेहरा घूम रहा था। वो रूहान को ये बात कैसे बताएगी? क्या रूहान उसे माफ कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो इस 48 घंटे के अल्टीमेटम से अपने किचन को बचा पाएगी? क्लाउड किचन, अगली सुबह 10 बजे। किचन का वो बड़ा सा कांच वाला दरवाजा आज अंदर से बंद था। अंदर का नजारा एकदम मातम जैसा लग रहा था। जहाँ हमेशा पैन की आवाजें, सेब की भागदौड़ और मसालों की खुशबू उड़ती थी, वहां आज एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गैस स्टोव बंद थे। पैकिंग वाले डिब्बे कोने में खाली पड़े थे। आज कोई ऑर्डर तैयार नहीं हो रहा था क्योंकि फूड डिलीवरी ऐप पर आविष्कार ने अपने किचन की सर्विस को टेम्परेरी तौर पर ऑफलाइन कर दिया था। आविष्कार किचन के कोने में जमीन पर बैठी हुई थी। उसने अपने घुटनों को सीने से लगा रखा था और अपना सिर उन पर टिकाया हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से सूजकर लाल हो चुकी थीं। रात भर वो एक पल के लिए भी नहीं सोई थी। उसके दिमाग में बस आदिरा रायजादा की वो कड़वी बातें गूंज रही थीं। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां सिर्फ दूसरों के पैसे पर ऐश करना जानती हैं। तुम किसी लायक नहीं हो अभिष्का। तुमने मेरे बेटे का दिमाग खराब कर दिया है। अभिष्का को लग रहा था कि शायद डैड सच ही कहते हैं। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। रोहन ने उस पर इतना भरोसा किया। मिस्टर सिंघानिया जैसे बड़े इन्वेस्टर ने रोहन के टैलेंट पर पैसे लगाए और अभिष्का ने एक झटके में सब मिट्टी में मिला दिया। कीर्ति अविष्का के पास ही बैठी उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। अभी प्लीज रोना बंद कर। रोने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। हम लीगल एडवाइजर से बात करेंगे। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही आएगा। क्या सॉल्यूशन निकलेगा दीदी? अविष्का ने रोते हुए अपना सिर उठाया। सिर्फ 48 घंटे हैं हमारे पास। फूड सेफ्टी वाले आकर हमारे किचन को सील कर देंगे और न्यूज में यह खबर फैल जाएगी।
रोहन का नाम, उसकी रेपुटेशन, उसकी कंपनी, सब कुछ मेरी वजह से डूब जाएगा। मैं सच में किसी काम की नहीं हूँ। तभी बाहर से एक कार की जोर से ब्रेक लगने की आवाज आई। अगले ही पल किचन का कांच वाला दरवाजा खुला और रोहन लगभग भागता हुआ अंदर आया। कल रात जब अविष्का ने रोते हुए उसे वो लीगल नोटिस की बात बताई थी, तो रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो पूरी रात सो नहीं पाया था और सुबह होते ही डैड को इन्फॉर्म करके सीधा मेंशन से यहाँ आ गया था। रोहन ने जैसे ही अविष्का को उस हालत में जमीन पर बैठे देखा, उसका दिल बुरी तरह दर्द कर गया। वो भागकर उसके पास गया और घुटनों के बल बैठकर अविष्का को कसकर अपने गले से लगा लिया। रोहन का टच फील करते ही अविष्का के सब्र का बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। आई एम सॉरी रोहन, आई एम सो सॉरी। मैंने हमारा सपना, तुम्हारी मेहनत सब खत्म कर दिया। मैं तुम्हारे इस भरोसे के लायक ही नहीं थी। मुझे माफ कर दो। रोहन ने अविष्का का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ा। उसकी आंखों में अविष्का के लिए कोई गुस्सा या शिकायत नहीं थी, बल्कि बहुत सारा प्यार और फिक्र थी। शांत शांत हो जाओ अविष्का, मेरी आंखों में देखो। रोहन ने बहुत ही साफ लेकिन मजबूत आवाज में कहा। तुम कुछ भी बर्बाद नहीं कर सकती। तुम वो अविष्का हो जिसने अधिराज रायजादा जैसे इंसान का गुरूर अपने प्यार से पिघला दिया। तुम फेलियर कैसे हो सकते हो? लेकिन रोहन, वो कॉकरोच, वो गलत ऑर्डर्स, रेटिंग्स, अविष्का हिचकियां ले रही थी। मुझे पता है, अभी मैंने सब कुछ देखा है। रोहन ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे अपने साथ खड़ा किया। और मेरा दिमाग कह रहा है कि यह सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है। एक साथ इतनी सारी गलतियां, वो भी तब जब हमारा किचन पूरे शहर में टॉप पर चल रहा था। कोई सेफ या डिलीवरी बॉय जानबूझकर इतनी बड़ी गड़बड़ी खुद से नहीं कर सकता। कोई है जो हमारे इस क्लाउड किचन को टारगेट कर रहा है। तभी कीर्ति पीछे से आई। उसके चेहरे पर एक बहुत ही सख्त एक्सप्रेशन था और उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुझे किसी बाहर वाले को ढूंढने की जरूरत नहीं है रोहन, कीर्ति ने सीधा अमाया की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, जो काउंटर के पास खड़ी ये सब ड्रामा देख रही थी। कीर्ति की आवाज पूरे किचन में गूंज गई। ये जो बेचारी बनकर खड़ी है ना, यही है वो पनौती। जब से ये लड़की इस किचन में आई है, तब से ही ये सारा तमाशा शुरू हुआ है। यही सारे ऑर्डर्स रिसीव करती है, यही स्लिप्स बनाती है, ये डिलीवरी बॉयज को पैकेट्स हैंड ओवर करती है। मुझे इस पर पहले से ही शक था। कीर्ति के इतना कहते ही अमाया ने तुरंत अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर एकदम से घबराहट और डर आ गया। वो रोते हुए अविष्का के पास आई और उसके सामने हाथ जोड़ने लगी। अभी तू जानती है ना मुझे, तूने मुझे तब सहारा दिया जब मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया था। मैं प्रेग्नेंट हूँ अभी। मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं ऐसा कोई पाप क्यों करूंगी? मैं तो बस अपना काम कर रही थी ताकि मुझे मेरी दवाइयों के पैसे मिल सकें। अमाया ने बहुत ही घटिया तरीके से अपनी प्रेगनेंसी की दुहाई दी। वो मुड़कर कीर्ति की तरफ रोते हुए बोली, दीदी, आप तो मुझे पहले दिन से ही यहाँ निकालना चाहती हैं, इसलिए आप मुझ पर बिना किसी सबूत के ये इल्जाम लगा रही हैं। मैं वक्त और हालात के आगे मजबूर, गरीब और लाचार जरूर हूँ, लेकिन मैंने कोई गद्दारी नहीं की है। अमाया का ये रोना धोना देखकर अविष्का का दिल फिर से पिघलने लगा। वो वैसे ही बहुत इमोशनल हो रही थी। एक तरफ उसकी अपनी बहन थी और दूसरी तरफ एक प्रेग्नेंट लड़की जो मदद की भीख मांग कर यहाँ आई थी और अब इस तरह बेबस होकर रो रही थी। दीदी, अमाया ऐसा क्यों करेगी? अविष्का ने कीर्ति की तरफ देखते हुए कहा। उसे तो यहाँ काम मिल रहा है ना, और वो प्रेग्नेंट है दीदी। वो इस हालत में ऐसी कोई साजिश कैसे कर सकती है? कीर्ति ने गुस्से में अपना सिर पीट लिया। अभी तू सच में बहुत भोली है। तुझे इसके घड़ियाली आंसू दिख रहे हैं, लेकिन इसकी चालाकी नहीं दिख रही। तू भूल गई इसने पहले क्या किया था? बस। रोहन ने अपनी तेज आवाज से दोनों को शांत किया। रोहन ने एक गहरी सांस ली और दोनों की तरफ देखा। हम यहाँ खड़े होकर किसी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते, लेकिन अब इसका कीर्ति दी की बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर सच में कोई गड़बड़ है तो उसका सबूत यहीं इसी किचन में होगा। रोनिया बहस करने से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अपना नोटिस वापस नहीं लेगा। रोहन ने अपनी जैकेट उतारी और पास रखी एक कुर्सी पर डाल दी। वो सीधा अमाया के केबिन की तरफ बढ़ा
जहाँ सिस्टम रखा हुआ था। अमाया के चेहरे का रंग हल्का सा उड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रोहन क्या करने वाला है। रोहन ने सिस्टम की कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। उसने अपना लैपटॉप निकाला और उसे किचन के मेन सर्वर और सिस्टम के साथ केबल से कनेक्ट कर दिया। क्या कर रहे हो तुम रोहन? आविष्का ने पास आकर पूछा। अगर किसी ने ऑर्डर्स के साथ छेड़छाड़ की है तो उसका डिजिटल फुटप्रिंट जरूर होगा। अभी रोहन की उंगलियां कीबोर्ड पर बहुत तेजी से चल रही थीं। वो एकदम प्रोफेशनल हैकर की तरह सिस्टम को खंगाल रहा था। डिलीवरी बॉयज और सेब को जो स्लिप्स मिली हैं और जो ओरिजिनल ऑर्डर्स फूड ऐप से आए हैं, अगर उनके बीच कोई फर्क है तो वो लॉग्स में मिल जाएगा। कोई चाहे कितनी भी चालाकी से हिस्ट्री डिलीट कर दे, सर्वर से कुछ भी परमानेंटली डिलीट नहीं होता। और पिछले 1 महीने के सारे डिटेल लॉग्स और सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर रहा हूँ। रुआन की यह बात सुनकर अमाया की सांसें अटक गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि रुआन इस तरह से टेक का यूज करके पीछे की हिस्ट्री निकाल लेगा। उसे लगा था कि सिस्टम से स्लिप्स प्रिंट करने के बाद ऑर्डर्स को एडिट कर देने से सब कुछ छुप जाएगा। अमाया का गला सूखने लगा। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगी ताकि मौका देखकर वहां से भाग सके। कीर्ति की नजर अमाया पर ही थी। कहाँ खिसक रही है तू? चुपचाप यहीं खड़ी रह। कीर्ति ने अमाया का हाथ कसकर पकड़ लिया। पूरे 10 मिनट तक किचन में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस थी। सिर्फ रोहान के कीबोर्ड पर टाइप करने की क्लिक क्लिक आवाज आ रही थी। अविस्का रोहान के पीछे खड़ी बहुत नर्वस फील कर रही थी। अचानक रोहान के हाथ कीबोर्ड पर रुक गए। उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर फिक्स हो गईं। उसने स्क्रीन को जूम किया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक गुस्सा आ गया। उसने सिस्टम का डिलीटेड डेटा रिकवर कर लिया था और उसे किसी खास दिन की एक बहुत ही चौंकाने वाली सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई थी जिसे सिस्टम से डिलीट किया गया था। रोहन ने एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक आवाज में कहा, अभी कीर्ति दी, इधर आओ। मुझे तुम दोनों को कुछ दिखाना है। आविष्का और कीर्ति तुरंत रोहन के पीछे स्क्रीन के पास आ गईं। रोहन ने स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले किया और साथ में एक डेटा शीट ओपन की। वो देखते ही आविष्का के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ये ये क्या है रोहन? आविष्का की आवाज एकदम कांप गई। रोहन ने कुर्सी घुमाई और सीधा अमाया की तरफ देखा। रोहन की आंखों में इस वक्त खून उतर आया था। रोहन की आवाज में इतना खतरनाक गुस्सा था कि किचन का पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सिर्फ सिस्टम की स्क्रीन से आ रही हल्की सी रोशनी रोहन के चेहरे पर पड़ रही थी, जो इस वक्त किसी ज्वालामुखी की तरह लग रहा था। अब तेरा प्रेगनेंसी वाला नाटक और ये घड़ियाली आंसू तुझे नहीं बचा पाएंगे अमाया। रोहन ने अपनी आंखें अमाया पर गड़ाते हुए कहा। अविष्का और कीर्ति जल्दी से स्क्रीन के पास आई। रोहन ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। अभी ध्यान से देखो इस डेटा शीट को। रोहन ने एक एक्सेल सीट जैसी फाइल ओपन की जो उसने सर्वर से रिकवर की थी। जब ऐप से कोई ऑर्डर आता है तो वो सीधे हमारे मेन सर्वर में सेव हो जाता है। कल रात टेबल नंबर 5 का जो ऑर्डर था वो ऐप पर वेज पुलाव था। सेब के पास भी वेज पुलाव की ही स्लिप गई और उसने वही बनाया। लेकिन रोहन ने स्क्रीन पर एक और विंडो खोली। पार्सल पैक होने के बाद और डिलीवरी बॉय के ले जाने से ठीक 2 मिनट पहले इस सिस्टम से उसे एक वेज पुलाव वाले ऑर्डर का डिलीवरी एड्रेस किसी नॉन वेज खाने वाले के एड्रेस से स्विप कर दिया गया। और उस वक्त सिस्टम पर कौन लॉगिन था? अमाया। यह सुनते ही अब इसका के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहन यहीं नहीं रुका। उसने वो रिकवर किया हुआ वीडियो प्ले कर दिया। और ये देखो, कल रात की सीसीटीवी फुटेज। हमारा किचन रात 11 बजे बंद हो जाता है, राइट? लेकिन इस वीडियो में देखो, 11:30 बजे कौन इन पैक फूड बॉक्सेस के पास खड़ा है और चुपके से उनमें मुट्ठी भर भर कर नमक और एक्स्ट्रा मसाले मिला रहा है। वीडियो ब्लैक एंड वाइट था, लेकिन उसमें साफ दिख रहा था कि अमाया बॉक्सेस को खोलकर उसमें कुछ मिला रही है और फिर हंसते हुए किसी से फोन पर बात कर रही है। अविष्का की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं बल्कि अपने ही भरोसे के टूटने के थे। कीर्ति ने अमाया की तरफ ऐसी नजर से देखा जैसे उसे अभी कच्चा चबा जाएगी। अमाया पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और वो पीछे हटने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक किचन का कांच वाला
दरवाजा एक बहुत ही जोरदार आवाज के साथ खुला। सबने पलट कर देखा, कुणाल दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसने अपने दोनों हाथों से दो डिलीवरी बॉयज का कॉलर कसकर पकड़ा हुआ था। कुणाल का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन और गुस्सा था। उसने उन दोनों लड़कों को झटके से खींचकर किचन के अंदर जमीन पर फेंक दिया। कुणाल, तू कहाँ था 3 दिन से? और ये सब क्या है? रोहन ने अपनी कुर्सी से उठते हुए पूछा। कुणाल ने एक गहरी सांस ली और अपनी शर्ट के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड किया। भाई, आपने अंदर की पनौती को तो ढूंढ लिया, लेकिन बाहर जो सांप बैठे थे उनका इलाज मैं कर रहा था। आप लोगों को क्या लगा कुणाल रायजादा काम छोड़कर गायब हो गया था? मैं पिछले 3 दिन से इन्हीं दोनों पर नजर रखे हुए था। कीर्ति कुणाल को इस सीरियस और खूंखार अवतार में देखकर एकदम शौक थी। कुणाल ने एक लड़के के पेट पर हल्का सा पैर मारते हुए कहा, बोल, अब चुप क्यों है? बता मेरी भाभी और भाई को कि तूने क्या किया है। लड़का डर के मारे कांप रहा था। उसने हाथ जोड़ लिए। सॉरी सर, हमें माफ कर दीजिए। हमने ही उन पार्सल की पन्नी फाड़ी थी और खाने में कॉकरोच भी हमने ही डाले थे। हमें ऐसा करने के लिए पैसे मिले थे। अविष्का ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तुम लोगों को पैसे किसने दिए थे हमारी लाइफ बर्बाद करने के लिए? कुणाल ने खतरनाक स्माइल दी। बताओ इन्हें किसने दिए थे पैसे, और अगर झूठ बोला तो पुलिस स्टेशन में तुम्हारा वो हाल करूंगा कि चलने के लायक नहीं रहोगे। विराट सर ने, दूसरे लड़के ने रोते हुए सच उगल दिया। विराट सर ने हमें 50-50 हजार रुपए दिए थे। उन्होंने कहा था कि इस किचन की इमेज इतनी खराब कर दो कि ये 2 दिन में बंद हो जाए। और अंदर से अमाया मैडम हमें सही टाइम पर स्लिप्स और ऑर्डर्स की डिटेल देती थी। ये सुनते ही अविष्का का दिमाग सुन पड़ गया। विराट और अमाया, मतलब वो दोनों कभी अलग हुए ही नहीं थे। वो प्रेगनेंसी का नाटक, वो बेचारी बनकर मदद मांगना, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसके किचन में घुसकर उसे बर्बाद करने का एक घटिया प्लान था। अमाया पूरी तरह से घिर चुकी थी। उसने अपने चेहरे से वो बेचारी वाला मास्क हटा दिया और एक बहुत ही कमीनी सी स्माइल देने लगी। हाँ, किया मैंने ये सब, अमाया ने बेशर्मी से कहा। तुम क्या सोचती हो अब इसका? तुम रोहन रायजादा से शादी करके रानी बन जाओगी और मैं सड़कों पर धक्के खाऊंगी। मुझे तुमसे नफरत है और मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मैंने तुम्हारे इस घटिया किचन को बर्बाद कर दिया। अब तो फूड सेफ्टी का नोटिस भी आ गया है। कर लो जो करना है। अमाया अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि अब इसका तेज कदमों से उसके पास आई और चटाक एक बहुत ही जोरदार तमाचा अमाया के गाल पर पड़ा। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा किचन गूंज उठा। अमाया झटके से पीछे गिरी और उसका हाथ अपने गाल पर चला गया। ये तेरे उस धोखे के लिए था जो तूने मेरी इंसानियत के साथ किया है। अविष्का की आवाज में कोई रोना नहीं था, सिर्फ एक बॉस लेडी वाला गुस्सा था। तुझे लगा तू मुझे इमोशनली बेवकूफ बना लेगी। मैंने तुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड माना था और तूने मुझे पीठ में छुरा घोंपा। गेट आउट, अभी के अभी, और मेरे किचन से बाहर निकल जा, इससे पहले कि मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूं। अमाया ने गुस्से से अविष्का को देखा, लेकिन कुणाल और रोहन को वहां खड़ा देखकर उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो चुपचाप अपना पर्स उठाकर वहां से भाग गई। रोहन ने अभिष्का के कंधे पर हाथ रखा। तुमने एकदम सही किया अभी, और तुम टेंशन मत लो, मेरे पास अभी सीसीटीवी फुटेज, ये सिस्टम के डेटा लॉग्स और इन दोनों लड़कों का कन्फेशन है। मैं अभी सीधा अपने वकीलों के साथ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जा रहा हूँ। उन्हें ये सारे सबूत दूंगा। 1 घंटे के अंदर वो लीगल नोटिस कैंसिल हो जाएगा और हमारा किचन फिर से एकदम क्लीन चिट के साथ वापस ऑनलाइन होगा। रोहन ने उन दोनों डिलीवरी बॉयज का कॉलर वापस पकड़ा। चलो, अब तुम दोनों डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के सामने यही सब बकोगे। रोहन उन दोनों को लेकर अपनी कार की तरफ निकल गया। अब इसका भी एक गहरी और सुकून भरी सांस लेते हुए अपने सारे स्टाफ और सेब को वापस अंदर बुलाने गई ताकि सफाई और नया सेटअप शुरू किया जा सके। अब उस बाहर वाले रिसेप्शन एरिया में सिर्फ कुणाल और कीर्ति अकेले बचे थे। कीर्ति का दिल अभी भी बहुत जोर से धड़क रहा था। आज कुणाल ने जो किया था, उसने सच में पूरा किचन को बचा लिया था। कीर्ति को अपने उस छोटे बच्चे वाले कमेंट पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कुणाल चुपचाप वहां से जाने के लिए मुड़ा। कुणाल रुको, कीर्ति ने हिम्मत करके उसे आवाज दी। कुणाल रुक गया और पलटकर कीर्ति की तरफ देखा। उसका चेहरा अभी भी एकदम सीरियस था। कीर्ति धीरे धीरे चलकर उसके पास आई। थैंक्स कुणाल, तुमने आज सच में हम सबकी बहुत बड़ी मदद की है। अगर तुम उन लड़कों को नहीं पकड़ते
तो शायद हम कभी विराट का सच जान ही नहीं पाते। तुमने बहुत ही मैच्योरिटी और समझदारी का काम किया है। कुणाल ने बस हल्का सा सिर हिलाया। वेलकम, मेरा फर्ज था। वो वापस मुड़ने लगा। कीर्ति को उसका यह रूखापन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बातों बातों में अपनी उसी पुरानी टोन में आ गई। अच्छा सुनो, मुझे पता है तुम मुझसे उस दिन की बात को लेकर नाराज हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ गलत भी तो नहीं कहा था ना। मैं तुमसे 5 साल बड़ी हूँ कुणाल। तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो। तुम बस एक छोटे बच्चे हो, एकदम किसी जिद्दी छोटे बच्चे जैसे, जिसे जो चीज पसंद आ जाए बस वो उसे चाहिए ही होती है। तुम्हें भी। कीर्ति की ये छोटे भाई और 5 साल का एज गैप वाली बात कुणाल के दिमाग की नसें फाड़ने के लिए काफी थी। कुणाल जो अब तक शांत था, उसका गुस्सा एकदम से भड़क गया। उसने एक सेकंड नहीं लगाया और झटके से आगे बढ़कर कीर्ति के दोनों कंधे कसकर पकड़ लिए। कीर्ति एकदम शौक रह गई। कुणाल ने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया और कीर्ति की पीठ सीधे दीवार से जाकर टकराई। कुणाल, ये क्या कर रहे हो? कीर्ति की आंखें डर से बड़ी हो गईं। कुणाल का चेहरा उसके चेहरे के एकदम करीब था। उसकी सांसों की गर्मी कीर्ति अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। तुमने क्या कहा? मैं बच्चा हूँ। मैं तुम्हारे छोटे भाई की तरह हूँ। कुणाल की आवाज में एक ऐसी भारी और खूंखार सी वाइब थी जो कीर्ति ने पहले कभी नहीं सुनी थी। कुणाल ने कीर्ति के कंधे पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। तो फिर खुद को छुड़ाकर दिखाओ, मेरी इस पकड़ से। कुणाल ने सीधा उसकी आंखों में घूरते हुए कहा। कीर्ति ने कुणाल के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुणाल अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसकी पकड़ किसी लोहे की जंजीर जैसी थी। कीर्ति की सांसें तेज हो गईं और उसका दिल किसी ड्रम की तरह पीटने लगा। कम से कम तुमसे तो मुझे उम्र को लेकर ऐसी बात करने की उम्मीद नहीं थी कीर्ति। कुणाल ने बहुत ही इंटेंस तरीके से कहा। तुम ये सब 5 साल का गैप और छोटे भाई वाली बकवास बस इसलिए कर रही हो ना, ताकि लोग क्या समझेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसे कोई खिलौना पसंद आ गया हो। मैं वो मर्द हूँ जिसे तुम पसंद आ गई हो। कुणाल की इन बातों ने कीर्ति के रेंगटे खड़े कर दिए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसका अपना ही दिमाग ब्लैंक हो चुका था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कीर्ति ने हड़बड़ाते हुए और अपनी नजरें चुराते हुए झूठ बोला। ये सब तुम्हारी गलत फहमी है कुणाल। मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुणाल ने कुछ सेकंड तक कीर्ति की आंखों में देखा। उसे पता था कि कीर्ति झूठ बोल रही है, लेकिन वो अभी उस पर कोई भी प्रेशर डालना नहीं चाहता था। कुणाल ने धीरे से अपने हाथ कीर्ति के कंधे से हटा लिए और एक कदम पीछे हो गया। जैसे ही कुणाल की पकड़ ढीली हुई, कीर्ति ने तुरंत कुणाल के सीने पर हल्का सा धक्का दिया और बिना उसकी तरफ देखे तेज कदमों से वहां से भाग गई। कुणाल वहीं खड़ा अपनी शर्ट की कॉलर ठीक करते हुए कीर्ति को जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह एक हल्की सी चार्मिंग स्माइल थी। उसे पता था कि कीर्ति के दिल में आग तो लग चुकी है, बस उसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। विराट का अपार्टमेंट, दोपहर 2 बजे। अमाया रोते हुए अपने लाल गाल को पकड़े हुए विराट के अपार्टमेंट में घुसी। उसका पूरा मेकअप आंसुओं की वजह से खराब हो चुका था और वो किसी डरावनी चुड़ैल जैसी लग रही थी। सब खत्म हो गया विराट, सब कुछ खत्म हो गया। अमाया ने अंदर आते ही अपना पर्स जमीन पर पटक दिया और सोफे पर दम से बैठ गई। विराट जो अपने हाथ में ड्रिंक का गिलास लिए खड़ा था, उसने चौंक कर अमाया की तरफ देखा। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें तो अभी किचन में होना चाहिए था। आज तो फूड सेफ्टी वाले आने वाले थे ना। खाक फूड सेफ्टी वाले? अमाया गुस्से और बेबसी से चिल्लाई। रोहन राजदादा ने हमारा पूरा प्लान चौपट कर दिया विराट। उसने सिस्टम हैक करके वो डिलीट की हुई वीडियो निकाल ली जिसमें मैं खाने में नमक मिला रही थी। और सबसे बड़ी बात, वो कुणाल राजदादा उन दोनों डिलीवरी बॉयज को घसीटते हुए ले आया जिन्हें तुमने पैसे दिए थे। विराट के हाथ से कांच का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। वाट, उन गधों ने मेरा नाम बता दिया क्या? हाँ, सब कुछ उगल दिया उन्होंने। अमाया ने रोते हुए अपना गाल सहलाया। और उस अविस्का ने मुझे सबके सामने इतनी जोर का तमाचा मारा कि मेरा कान सुन हो गया है। उसने मुझे धक्के मारकर किचन से निकाल दिया। रोहन उन लड़कों को और सारे सबूत लेकर फूड डिपार्टमेंट गया है। हमारा प्लान फेल हो गया विराट। अब वो लोग हम पर पुलिस केस भी कर सकते हैं। विराट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पास रखी टेबल को जोर से लात मारी। सिट।
ये रुहान रायजादा हर बार मेरे प्लान के बीच में कैसे आ जाता है। मैंने सोचा था कि इसका किचन बंद होगा तो मेरा रेस्टोरेंट फिर से चलेगा, लेकिन ये तो उल्टा हमारे ही गले पड़ गया। अमाया डर से कांपने लगी। अब हम क्या करेंगे विराट? अगर पुलिस आ गई तो? मैं जेल नहीं जाना चाहती। विराट ने कुछ देर तक एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। जब उसने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक बहुत ही खूंखार और कमीनी स्माइल थी। जेल तो हम नहीं जाएंगे माया, लेकिन अब इसका की लाइफ में जहन्नुम बनाकर रख दूंगा। विराट ने अपना फोन निकालते हुए कहा। क्या मतलब? अब तुम्हारे पास और कौन सी घटिया चाल बची है? अमाया ने कंफ्यूज होकर पूछा। विराट ने एक नंबर डायल किया और फोन कान पर लगाते हुए अमाया की तरफ देखा। रोहन ने अपने टैलेंट और पावर से अपना किचन तो बचा लिया, लेकिन रोहन के असली डैड यानी मिस्टर अधिराज रायजादा का गुरूर अभी भी बाकी है। और उस गुरूर को मैं एक ऐसे इंसान से टकराने वाला हूँ जिसके सामने रायजादा खानदान की नहीं चलती। रावत फैमिली के सबसे बड़े और घमंडी इंसान, अविष्का के नाना जी मिस्टर भवानी सिंह रावत। अमाया की आंखें चमक उठी। उसे पता था कि रावत खानदान कितना पावरफुल और पुराने ख्यालों वाला है। रावत हवेली, शाम 5 बजे। शहर के बाहर एक बहुत बड़ी और रॉयल हवेली थी। यह रावत खानदान की हवेली थी। गार्डन एरिया में एक बड़ी सी कुर्सी पर मिस्टर रावत, अविष्का के नाना जी बैठे थे। उनकी उम्र लगभग 70 साल की थी, लेकिन उनका रौब और उनकी मूछें आज भी किसी शेर जैसी लगती थी। उनके हाथ में एक चांदी की मूठ वाली छड़ी थी। तभी हवेली के नौकर के साथ विराट अंदर आया। विराट ने एकदम शरीफ लड़कों वाला नाटक करते हुए आगे बढ़कर नाना जी के पैर छुए। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर रावत ने कड़क होकर पूछा। विराट ने अपना सिर झुका लिया और बहुत ही उदास होने की एक्टिंग की। नाना जी, मैं आज अपने लिए नहीं आया हूँ। मैं तो आपकी नातिन अविष्का की फिक्र में आया हूँ। आपको पता नहीं, लेकिन अब इसका ने मुझसे शादी तोड़कर रायजादा खानदान के रुहान से शादी कर ली। मुझे उस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि वो रायजादा फैमिली अब इसका के साथ क्या कर रही है। नाना जी की आईब्रो एकदम से ऊपर हो गई। क्या मतलब? क्या वो लोग मेरी नातिन को खुश नहीं रख रहे हैं? वो रायजादा है तो क्या हुआ? रावत खानदान की बेटी की आंखों में आंसू लाने की हिम्मत किसी की नहीं है। विराट ने अपना फोन निकाला और उसमें क्लाउड किचन का एक वीडियो प्ले किया, जिसमें अब इसका पसीने से तरबतर होकर पार्सल पैक कर रही थी और लोगों को ऑर्डर्स दे रही थी। विराट ने वो फोन नाना जी के सामने कर दिया। नाना जी, अधिराज रायजादा ने अविष्का को अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अविष्का को घर से निकाल दिया और अब वो रूहान के साथ मिलकर एक क्लाउड किचन, मेरा मतलब है एक ढाबा टाइप जगह चला रही है। वो वहाँ बर्तन धोती है, खाना बनाती है और लोगों को पार्सल बांटती है। विराट ने अपनी बात में जहर घोलते हुए आगे कहा। सोचिए नाना जी कि जिस रावत खानदान के नाम से पूरा शहर कांपता है, उस खानदान की बेटी आज एक बावर्ची बन गई है। लोग सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा रहे हैं कि रावत खानदान की पोती रायजादा फैमिली की नौकरानी बनकर रह गई है। मुझसे आपकी ये बेइज्जती देखी नहीं गई, इसलिए आपको बताने आना पड़ा। नाना जी ने वीडियो में अविष्का को उस हालत में देखा तो उनके हाथ की नसें तन गईं। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर जोर से पटकी। उस हथिरार रायजादा की इतनी हिम्मत! नाना जी गुस्से से दहाड़े। उसने रावत खानदान की नातिन को बावर्ची बना दिया। अविष्का के पिता ने चाहे जो भी गलती की हो, लेकिन वो खून तो रावत ही है। नाना जी तुरंत अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। मैं कल ही रायजादा मेंशन जा रहा हूँ। मैं अपनी पोती को उस घटिया किचन और उस घमंडी अधिराज के चंगुल से वापस लेकर आऊंगा। रावत खानदान की बेटी किसी के यहाँ बर्तन नहीं मान सकती। विराट ने मन ही मन एक बहुत ही इविल स्माइल दी। उसका काम हो चुका था और अब रायजादा और रावत परिवार के बीच जो जंग होने वाली थी, उसमें अब इसका और रोहन का रिश्ता बुरी तरह से पिसने वाला था। क्लाउड किचन, रात 8 बजे। किचन का माहौल एकदम बदल चुका था। सुबह की वो मातम वाली खामोशी अब खुशी में बदल गई थी। रुहान अभी अभी फूड डिपार्टमेंट से वापस आया था और उसके हाथ में एक क्लीन चिट वाला लेटर था। ये लो अभी। रुहान ने मुस्कुराते हुए 2 लेटर अविष्का को दिए। लीगल नोटिस हमेशा के लिए कैंसिल, और उन दोनों लड़कों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मैंने विराट और अमाया के खिलाफ भी
रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर और फ्रॉड की कंप्लेंट डाल दी है। अब वो दोनों तुम्हारे और इस किचन के आसपास भी नहीं भटकेंगे। अविष्का ने वो लेटर देखा और खुशी के मारे सीधे रुहान के गले लग गई। थैंक यू रुहान, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम नहीं आते तो मैं तो पूरी तरह से हार मान चुकी थी। अब इसका रुहान की बाहों में रिलैक्स फील कर रही थी। रुहान ने उसके माथे पर एक प्यारा सा किस किया। तुम्हें हारने कौन देगा मिसेज रायजादा। जब तक मैं हूँ तुम्हारा कोई सपना नहीं टूटेगा। तभी पीछे से किसी के गले साफ करने की आवाज आई। कीर्ति खड़ी थी। अगर तुम दोनों का रोमांस खत्म हो गया हो तो क्या हम किचन बंद करके घर चलें? आज का दिन बहुत लंबा और थकाने वाला था। अविष्का मुस्कुराते हुए रुहान से आगे हुई। हाँ दीदी, बस 5 मिनट में मैं अपना बैग ले लूं। अविष्का अंदर चली गई और रिसेप्शन पर सिर्फ रुहान और कीर्ति थे। कीर्ति की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। उसने धीरे से रुहान से पूछा, रुहान वो कुणाल कहाँ है? वो तो सुबह तुम्हारे साथ ही बाहर गया था ना? रुहान ने अपनी जैकेट पहनते हुए कैजुअली कहा, वो वो तो मुझे पुलिस स्टेशन छोड़कर सीधा ऑफिस चला गया था। कह रहा था कि बहुत सीरियस मीटिंग्स है, आज उसे लेट हो जाएगा। क्यों दीदी, कोई काम था क्या उससे? कीर्ति ने झट से बात छुपा ली। अरे नहीं नहीं, मुझे क्या काम होगा उस पागल लड़के से। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। रुहान तो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन कीर्ति का दिल बहुत अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था। सुबह कुणाल ने उसे दीवार से लगाकर जो बातें कही थी वो एक एक लफ्ज कीर्ति के दिमाग में गूंज रहा था। मैं वो मर्द हूं जिससे तुम पसंद आ गई हो। कुणाल की वो भारी आवाज और उसका वो टच कीर्ति अभी भी अपने कंधे पर महसूस कर रही थी। कुणाल ने उसे मैसेज तक नहीं किया था। कीर्ति को कुणाल का ये इग्नोर करना बहुत ज्यादा चुभ रहा था। वो लड़का जो उसके एक इशारे पर आगे पीछे घूमता था, आज उसने कीर्ति को पूरी तरह से भाव देना बंद कर दिया था। कीर्ति को अंदर ही अंदर रियलाइज हो रहा था कि वो सच में कुणाल को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। और ये 5 साल का एज गैप सिर्फ उसके दिमाग का एक डर है, उसके दिल का नहीं। किचन में लंच का रस खत्म हो चुका था। अब इसका और बाकी स्टाफ अंदर सफाई में लगे थे। कीर्ति बैकयार्ड में खड़ी थी। उसके दिमाग में अभी भी कुणाल की कल वाली बातें गूंज रही थी। मैं वो मर्द हूं जिसे तुम पसंद आ गई हो। कुणाल के उस इंटेंस अवतार ने कीर्ति की रातों की नींद उड़ा दी थी। वो खुद से लड़ रही थी। एक तरफ उसका दिल था जो कुणाल की तरफ खींच रहा था, और दूसरी तरफ उसका दिमाग जो 5 साल के एज गैप और पिछले टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के डर से उसे रोक रहा था। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। कीर्ति ने पलट कर देखा तो कुणाल खड़ा था। आज उसके चेहरे पर वो पुरानी वाली फ्लर्टी स्माइल नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सीरियस और शांत एक्सप्रेशन था। कुणाल धीरे धीरे चलकर कीर्ति के पास आया। दोनों के बीच कुछ देर तक एक भारी खामोशी रही। कीर्ति, कुणाल ने फाइनली वो सन्नाटा तोड़ा। उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट थी। कल जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने जो कहा वो सच था। लेकिन मुझे पता है तुम डर रही हो। मैं तुम्हें अप्रोच करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। प्लीज अपने इस डर को हम दोनों के बीच मत आने दो। कीर्ति ने अपनी नजर चुरा ली। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो अपने डर के आगे मजबूर थी। कुणाल प्लीज ये सब बंद करो। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, तुम नहीं समझते हो। कीर्ति कुछ और बोलती, तभी उसके हाथ में पकड़ा हुआ फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहा था, विकास। ये वही विकास था जिसने कीर्ति को महीनों तक मेंटली टॉर्चर किया था, और जिसे कुणाल ने उस रेस्टोरेंट में बुरी तरह पीटा था। कीर्ति ने झिझकते हुए कुणाल की तरफ देखा और फिर फोन उठा लिया। कीर्ति, प्लीज फोन मत काटना। दूसरी तरफ से विकास की रोती हुई और गिड़गिड़ाती हुई आवाज आई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कीर्ति, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा रहा हूँ, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कीर्ति कुणाल से दूर भागने का एक बहाना ढूंढ ही रही थी और विकास के इस फोन ने उसे वो सील दे दी। उसने कुणाल की आंखों में देखते हुए जानबूझकर फोन पर कहा, हाँ विकास, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। मैं भी सोच रही थी कि शायद हमें एक दूसरे को एक और चांस दे देना चाहिए। कुणाल, जो अब तक बहुत ही सॉफ्ट और पेशेंस के साथ खड़ा था, उसके चेहरे का रंग एकदम से बदल गया। उसकी आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं और उसके जबड़े तन गए। उसने कीर्ति के हाथ से मोबाइल फोन लेकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कीर्ति ने कुणाल को इग्नोर करते हुए
उसके हाथ से अपना मोबाइल फोन छीन लिया और आगे कहा, देखो कुणाल, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें पता है मैं किसी और को प्यार करती थी और वो मुझसे अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा है। मैं उसे एक और मौका दूं। कीर्ति अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि विकास का फिर से दूसरा कॉल आने लगा। इससे पहले कि कीर्ति फोन रिसीव करती, कुणाल ने एक झटके में आगे बढ़कर कीर्ति के हाथ से फोन छीन लिया। कुणाल, ये क्या बदतमीजी है? मेरा फोन वापस करो, कीर्ति गुस्से से चिल्लाई। कुणाल की आंखों में इस वक्त आग सुलग रही थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस फोन को पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। क्रैश! फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसकी स्क्रीन पूरी तरह चकनाचूर हो गई। कीर्ति डर के मारे एक कदम पीछे हट गई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कीर्ति। कुणाल की आवाज में एक ऐसा डोमिनेटिंग और खूंखार गुस्सा था कि आसपास का सन्नाटा भी कांप गया। उसने कीर्ति के दोनों कंधे कसकर पकड़ लिए और उसे अपनी तरफ खींचा। वो घटिया आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। तुम मुझे पसंद करो ना करो, मुझे रिजेक्ट कर दो, मुझे धक्के मारकर निकाल दो, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें उस विकास के पास वापस नहीं जाने दूंगा। समझी तुम? कीर्ति कुणाल के इस अग्रेसिव और डोमिनेटिंग रूप को देखकर एकदम सुन रह गई। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुणाल की पकड़ बहुत मजबूत थी। छोड़ो मुझे कुणाल, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं वो हूँ जो तुम्हारी परवाह करता है, कुणाल लगभग चिल्लाया। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो एक नंबर का टॉक्सिक इंसान था? वो तुम्हें टॉर्चर करता था, तुम्हें रुलाता था। और क्या तुम्हें पसंद है इस तरह से टॉर्चर होना? ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में वापस जाने की? सच में अगर तुम्हें वैसा ही इंसान पसंद है ना, जो तुम्हें डरा कर रखे, जो तुम पर कंट्रोल करे, तो बताओ कीर्ति, मैं भी वैसा ही बन जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हें टॉर्चर करना शुरू कर देता हूँ। कुणाल गुस्से में अंधा हो रहा था। उसकी बातें और उसकी डोमिनेटिंग फोर्स देखकर कीर्ति का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वो फूट फूट कर रोने लगी। कीर्ति के आंसू कुणाल के चेहरे पर पड़ते ही जैसे कुणाल के गुस्से पर किसी ने बर्फ डाल दी हो। उसका वो खूंखार अवतार एक सेकंड में गायब हो गया। उसे रियलाइज हुआ कि वो गुस्से में क्या कर रहा है। कुणाल तुरंत सॉफ्ट पड़ गया। उसने अपने हाथ कीर्ति के कंधे से हटाए और बहुत ही जेंटल तरीके से कीर्ति के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। कीर्ति, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। कुणाल की आवाज एकदम कांप रही थी। उसने कीर्ति के आंसू पोंछने की कोशिश की। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मेरा वो मतलब नहीं था। बस तुम्हें उस इंसान के पास वापस जाने की बात सुनकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। प्लीज रोना बंद करो। लेकिन कीर्ति ने झटके से अपने हाथ कुणाल की पकड़ से छुड़ा लिए। वो अभी भी रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक जिद थी। तुम नहीं समझोगे कुणाल, मैं उसी से प्यार करती हूँ और मैं उसी के पास जा रही हूँ। कीर्ति ने यह बात सिर्फ कुणाल का दिल तोड़ने और उसे खुद से दूर रखने के लिए कही थी। वो वहां से पलटकर तेज कदमों से बाहर की तरफ भाग गई। कुणाल वहीं खड़ा अपने बालों में हाथ फेरते हुए फ्रस्ट्रेशन में पागल हो रहा था। वो ना चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाया और अपनी कार की चाबी उठाकर कीर्ति के पीछे पीछे निकल गया। शहर का एक शांत कैफे। शाम 4:30 बजे कीर्ति ने विकास को इसी कैफे के बाहर मिलने के लिए मैसेज किया था। वो बाहर फुटपाथ पर खड़ी थी और अंदर ही अंदर कांप रही थी। वो सच में विकास के पास वापस नहीं जाना चाहती थी। ये सिर्फ कुणाल से बचने का एक बेवकूफाना फैसला था। तभी विकास अपनी बाइक से वहां पहुंचा। उसने कीर्ति को देखा तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही कमीनी सी स्माइल आ गई। मुझे पता था कीर्ति, तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी। विकास ने अपनी बाइक खड़ी की और कीर्ति के पास आकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। अब हम पहले की तरह साथ रहेंगे। कीर्ति को उसका टच फील होते ही घिन आने लगी। वो पीछे हटने ही वाली थी कि तभी एक कार बहुत ही खतरनाक स्पीड में आकर फुटपाथ के एकदम किनारे रुकी। टायर के घिसने की जोरदार आवाज आई। कार का दरवाजा झटके से खुला और कुणाल बाहर निकला। उसकी चाल में एक ऐसा रोब और गुस्सा था जैसे वो अभी किसी की जान ले लेगा। इससे पहले कि कीर्ति या विकास को समझ पाते, कुणाल ने आकर कीर्ति की कमर में हाथ डाला और उसे एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। कीर्ति सीधा कुणाल के सीने से जाकर टकराई और अगले ही पल, बिना कुछ सोचे, बिना किसी की परवाह किए, कुणाल ने अपना एक हाथ कीर्ति की गर्दन के पीछे रखा और उसके होंठ पर अपने होंठ रख दिए। कीर्ति की आंखें शौक के मारे पूरी तरह से चौड़ी हो गईं।
कुणाल का वो किस बहुत ही पैशनेट, पजेसिव और थोड़ा अग्रेसिव था। वो कीर्ति को दुनिया के सामने क्लेम कर रहा था। विकास ये नजारा देखकर एकदम सुन खड़ा था। कुछ सेकंड्स के बाद कुणाल ने कीर्ति को छोड़ा। कीर्ति की सांसें बहुत तेज चल रही थीं और वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी। कुणाल मुड़ा और उसने एक झटके में विकास का कॉलर पकड़कर उसे हवा में थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। विकास के चेहरे पर अब डर साफ दिख रहा था। कुणाल की आंखें किसी भूखे शेर जैसी लग रही थीं। आज के बाद अगर तू मेरी गर्लफ्रेंड के आसपास भी नजर आया ना, तो मैं तेरी दोनों टांगे तोड़कर तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ये कुणाल रायजादा की पहली और आखिरी वार्निंग है। निकल यहाँ से। कुणाल ने विकास को जोरदार धक्का दिया। विकास अपनी बाइक पर गिरते गिरते बचा और बिना एक शब्द बोले वहां से अपनी बाइक स्टार्ट करके भाग गया। कुणाल ने मुड़कर कीर्ति का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ा। चलो मेरे साथ। उसने कीर्ति को कार के पैसेंजर सीट पर लगभग धकेल कर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर कार स्टार्ट कर दी। कार फुल स्पीड में सड़क पर दौड़ रही थी। कीर्ति अब उस शौक से बाहर आ चुकी थी और उसका गुस्सा साथ में आसमान पर था। ये क्या बदतमीजी थी कुणाल। कीर्ति गुस्से से चिल्लाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह सरेआम किस करने की? और तुमने उस विकास से क्या कहा? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ कुणाल, अपनी हद में रहो। कुणाल ने कार के ब्रेक्स जोर से मारे। कार एक सुनसान सड़क के किनारे आकर रुकी। कुणाल ने झटके से अपनी सीट बेल्ट खोली और कीर्ति की तरफ पूरी तरह से टर्न हो गया। उसका चेहरा कीर्ति के बहुत करीब था। हद। कुणाल ने एक बहुत ही डीप और दमदार आवाज में कहा, जो कीर्ति के रेंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। हदें तो मैं तब पार कर चुका था कीर्ति, जब मैंने तुम्हें उस दिन रेस्टोरेंट में रोते हुए देखा था और मेरा दिल दर्द से फट गया था। और तुम कहती हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। कुणाल ने अपना हाथ बढ़ाकर कीर्ति के चेहरे पर आ रही एक लट को कान के पीछे किया। उसका टच बहुत सॉफ्ट था, लेकिन आंखों में एक भयानक पजेसिवनेस थी। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कीर्ति कि तुम सच एक्सेप्ट करने से डरती हो। तुम उस टॉक्सिक इंसान के पास सिर्फ इसलिए जा रही थी ताकि तुम मुझे इग्नोर कर सको। लेकिन कान खोलकर सुन लो, तुम मुझे रिजेक्ट कर सकती हो, मुझसे नफरत कर सकती हो, मुझे गालियां दे सकती हो, मैं सब कुछ हंसकर सह लूंगा। लेकिन अगर तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की या उस विकास जैसे घटिया इंसान की तरफ एक कदम भी बढ़ाया, तो मैं तुम्हारी वो सारी हदें, सारे रूल्स और सोसाइटी के सारे नॉर्म्स जलाकर राख कर दूंगा। कुणाल की आवाज में एक ऐसा जुनून था जो कीर्ति को अंदर तक हिला रहा था। तुम मेरी वो जिद बन चुकी हो कीर्ति, जिसे मैं हारना नहीं जानता। तुम अभी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होना, फाइन, लेकिन तुम किसी और की भी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें तुम्हारे इस डर और इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकाल कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे ही क्यों ना लड़ना पड़े। कुणाल का यह दमदार जवाब सुनकर कीर्ति के पास बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं बचा था। उसका दिमाग कह रहा था कि कुणाल पागल हो गया है, लेकिन उसका दिल पहली बार किसी के इस पजेसिवनेस और प्रोटेक्टिव प्यार के आगे पूरी तरह से सरेंडर करने के लिए बेकरार था। नेक्स्ट पार्ट।